नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब जुड़े हैं। छोकर साहब, आपका स्वागत है। और आप गुरु हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको हम वंदन करते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। छोकर साहब का छोटा सा परिचय मुझे देना चाहिए। वैसे वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मगर दुनिया भर में मशहूर IIM अहमदाबाद में आप प्रोफेसर रहे हैं और फिलहाल आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के नाते वैसे कार्यरत भी हैं। वैसे ADR करके एक संस्था, आप जब प्रोफेसर थे तभी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो 1999 में आपने स्थापित करी थी कुछ और प्रोफेसर मित्रों के साथ में, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बचाए रखने के लिए सदैव कार्यरत रहा है। और मेरे ख्याल से छोकर साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने में काफी मशहूर हो गया है, क्योंकि वो जनहित की याचिकाएं अक्सर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, मतदाताओं के हित में वो हमेशा करते रहे हैं। और आज हम बिहार के चुनाव के पूर्व वोटर्स लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है उसके बारे में छोकर साहब का ये कहना है कि आधा बिहार वोटिंग से उसको वोटिंग राइट न मिले, इस प्रकार की एक साजिश रची जा रही है। उसके खिलाफ आपने ADR की ओर से, क्योंकि आप ADR के संस्थापक न्यासी भी रहे हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। आपके साथ और कई राजनेताओं ने और दूसरे लोगों ने, PUCL ने याचिकाएं दायर की थी और आज उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। इसलिए हमने छोकर साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि साहब आप थोड़ा समय हमारे लिए देवें और हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि आज जस्टिस दुलिया और जस्टिस बागची की अदालत में बिहार के बारे में क्या हुआ और कैसा निर्णय रहा, कैसा निर्देश उन्होंने दिया। और अगली सुनवाई मेरे ख्याल से 28 जुलाई 2025 को होना है। तब तक क्या होगा उसका थोड़ा सा आप आकलन हमें बताएं। छोकर साहब, आपका स्वागत है। और अब मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। छोकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि PUCL और अन्य लोगों ने पिटीशन जो की है वो हमारे साथ नहीं की। हमने पहली पिटीशन डाली थी जिसमें ADR सबसे पहला पिटिशनर है और उसके बाद 5 बिहार के निवासी हैं जो वहाँ के मतदाता भी हैं। तो हाँ, ADR ने अकेले फाइल नहीं की, ADR ने 5 बिहार के मतदाताओं के साथ मिलकर फाइल की। उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने, कई राजनीतिज्ञों ने, कुछ समाज सेवकों ने और PUCL ने भी अपनी अपनी पिटीशन दायर की। वो सारी पिटीशन इकट्ठी सुनी गई आज जी। उसमें मेन मुद्दा तो ये था कि ज्यादातर पिटीशन में कहा गया था कि ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है 24 जून से, जिसको वो कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन बिहार, और उन्होंने सर्कुलर जारी किया है उसमें ये भी लिखा है कि ये पूरे देश में होगी और ये अब बिहार से शुरू हो रही है। तो उसके जो पूरे कागजात हैं वो हम लोगों ने देखे और उसको पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने ये पाया था कि उसमें 3 तो कानूनी कमजोरियां या दिक्कतें थी या गलतियां थी, यानी कि 3 वजह से वो गैर कानूनी या गैर संवैधानिक है। एक तो ये सेट हो गया कानूनी दिक्कतों का, दूसरा सेट था व्यवहारिक या प्रैक्टिकल दिक्कतों का। जी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन की उसमें पहले हमने कानूनी मुद्दे उठाए और उसके बाद प्रैक्टिकल या व्यवहारिक मुद्दे उठाए।
तो बाकियों ने भी जनरली, मैंने सारी बाकी पिटीशन पढ़ी नहीं है क्योंकि हर पिटीशन लंबी लंबी होती है और अपना ही काम कर ले काफी है, दूसरों का कैसे करें। तो उसमें आज कोर्ट में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, उन्होंने पहला सवाल तो ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से कि आप लोगों की नागरिकता या सिटीजनशिप को कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जी क्योंकि पहला मुद्दा जो हमने उठाया था वो ये था कि 24 जून 2025 का जो सर्कुलर है उसमें चुनाव आयोग ने ये लिखा है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले मतदाता सूची में थे उनके लिए देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि उनको देश का नागरिक माना जाएगा। अच्छा, ये तो कहा बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब, हालांकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि जो लोग चुनाव मतदाता सूची में 1 जनवरी 2003 के बाद आए हैं और 23 जून 2025 तक, वो देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। राइट। क्योंकि अगर एक सेट के बारे में आप कह रहे हैं कि ये प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है, तो उसका मतलब जो बाकी बचे हैं उनका प्रिजम्पशन सिटीजनशिप नहीं है। जी तो हमने यही मुद्दा उठाया था कि ये जो चुनाव आयोग ने इतने लोग, अब आप देखिए करीब 1 करोड़ से ज्यादा शायद लोग हैं, उनकी सिटीजनशिप पे इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठा दिया। जी तो पहले तो इस पे काफी चर्चा हुई और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको सिटीजनशिप के बारे में, वो सिटीजनशिप का फैसला करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को। जी हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनमें यही मुद्दा आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है या मतदाता सूची में आ गया है, उसके बारे में ये मानना पड़ेगा कि ये नागरिक है। क्योंकि बिना नागरिक हुए आप सूची पे चढ़ नहीं सकते। जी तो सूची पे चढ़ाने से पहले इलेक्शन कमीशन को ये चेक करना चाहिए और वो करते हैं। और वो सेल्फ डिक्लेरेशन के उस पे बेसिस पे होता है, लेकिन वो होता आ रहा है और पिछले 70 साल से ये चल रहा है। और जितने इससे पहले चुनाव मतदाता सूची के रिवीजन हुए हैं, चाहे स्पेशल हो, चाहे इंटेंसिव हो या समरी हो, उनमें सिस्टम ये होता है कि आप पिछली मतदाता सूची लीजिए और उसमें देखिए उसमें से कितने लोग अब वहां नहीं रह रहे जहां वो रहते थे, या वो कहीं और चले गए हैं, या वो उनका देहांत हो गया है, या कितने लोग वहां नए आए हैं और कितने लोगों की उम्र 18 साल हो गई है, तो उनको जोड़िए। तो जो पुरानी मतदाता सूची होती है, दैट इज टेकन एज द बेस। तो इस वक्त अगर इन्हें कुछ करना था तो इनको 2024 की लोकसभा की मतदाता सूची बिहार वाली लेके काम करना चाहिए था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपना ओपिनियन क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप वाले मामले में छानबीन नहीं कर सकता और जो लोग इलेक्टर रोल पे हैं उनके बारे में तो बिल्कुल ही उसको कोई अधिकार नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहुत दफा कहने की कोशिश की, लेकिन सर अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद बात आई कि ये जो 11 कागज हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उनके बारे में लोगों ने, हमारे और दूसरे वकीलों ने कहा कि ये तो किसी के पास है ही नहीं। और जस्टिस धूलिया ने यहां तक कह दिया कि मेरे पास भी नहीं है इनमें से बहुत। ऑफकोर्स उनके पास पासपोर्ट तो होगा ही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप मेरे से मांगे ये कागज या मेरे माँ बाप के कागज, तो मेरे पास भी नहीं है। और फिर उन्होंने कई चीजों पे कमेंट किया। तो काफी लंबी चर्चा होने के बाद फिर ये हुआ कि अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरी संवैधानिक संस्था को आदेश तो नहीं दे सकते
और आदेश देना नहीं चाहते, दे तो सकते हैं क्योंकि वो यूनियन ऑफ इंडिया को आदेश देते हैं, वो भी संवैधानिक संस्था है। तो कह लेंगे हम आदेश नहीं देना चाहते, हम ये आपको सलाह देते हैं कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इनको भी आप कंसीडर कीजिए इस काम के लिए जी। और अगली सुनवाई के लिए चुनाव आयोग के वकील तो कह रहे थे आप 1 तारीख के बाद सुनवाई कीजिए, जब हम लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बना लें। तो जस्टिस दूलिया ने कहा नहीं, 1 तारीख के बाद नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे। और उन्होंने 28 जुलाई को तारीख रखी है क्योंकि 25 जुलाई को लास्ट डेट है जी। और फिर उसके बाद वो एक पीरियड है ऑफ कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शन या कुछ ऐसे, तो वो 1 महीने का है। और 1 अगस्त को चुनाव आयोग को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करना है। तो अब 28 को फिर से सुनवाई होगी। अब पहले तो ये देखना है कि चुनाव आयोग इन 3 कागजों को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो मेरे ख्याल में मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा जी। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर भी हियरिंग देख रहे होंगे जैसे हम लोग देख रहे थे, तो उन्होंने भी अदालत के जो जितने व्यू अदालत ने जो कहा है वो सुना होगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक संवैधानिक संस्था होने की इज्जत रखी कि हम उनको आदेश नहीं देंगे, तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखनी चाहिए कि आपने जो सलाह दी है वो शर्माते हुए हम उसको मानते हैं। जी। अगर वो मान लेते हैं तो देखेंगे कि आगे ये प्रोसेस कैसे चलता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो मामला सीरियस हो जाएगा। फिर 28 तारीख को फिर दोबारा से देखा जाएगा क्या होगा। तो ये मगर सर ये इसको यानी पार्शली तो आपने जो मांगा वो पार्शली स्वीकार किया अदालत ने, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, देखिए मुझे कई लोगों ने पूछा है कि आज के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं सबको ये कह रहा हूँ, अंग्रेजी में ज्यादा लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर बट इट कुड आल्सो हैव बीन वर्स। जी। बेहतर इसलिए हो सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देता जी। कि आप अभी एक्चुअली ये बात एक दफा आई थी बीच में, जस्टिस बागची ने कहा था कि आप ये करते रहिए लेकिन बिहार के जो स्टेट असेंबली के चुनाव है उनके लिए जो आपने समरी रिविजन जनवरी में किया था उसको इस्तेमाल कीजिए। जस्टिस बागची ने ये सुझाव रखा खुद। तो बात ये आई थी कि ये आप करते रहिए, इसमें आपको 6 महीने साल भर लगेगा लेकिन इसका आप चुनाव से रिश्ता मत रखिए। लेकिन चुनाव आयोग के वकील ने ये नहीं माना, तो अब देखेंगे 28 तारीख को क्या होता है। यानी पहली बात तो यह है सर कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करने का अधिकार है, वो तो आपने कभी चैलेंज नहीं किया। मगर वो चैलेंज करने की बात ही नहीं है, उनको है, उन अधिकार नहीं है, उनका ये ड्यूटी है। हाँ, मगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो मतदाता सूची का इस्तेमाल हुआ उसी को लेकर ये आगे बढ़ सकते थे। उसको लेके बढ़ सकते थे। इन्होंने जनवरी में समरी रिवीजन किया है इस चुनाव के लिए। हर साल में चुनाव समरी रिवीजन करते हैं सब स्टेट्स में। जी, बिहार में भी हुआ है, तो वो इनको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, इनकी मर्जी है। और अगर इनको ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में करना है तो ऐसी स्टेट से शुरू करते जिसमें इलेक्शन अभी 2 साल दूर है। तो बहुत से ऐसे पेचीदगियां हैं जिनके बारे में जानने का समय नहीं है। तो अभी देखेंगे, अगर पूरी हियरिंग होगी तो ये सब बातें खुल के सामने आएंगी। आज तो वेकेशन बेंच था, यानी कि पार्शली वर्किंग डे था, तो इसलिए पूरी बात तो सुनी नहीं गई। जी सर, आप मतलब भले ही इसको पार्शली कहें, उन्होंने सुझाव दिया कि ये विचार करें, इलेक्शन कमीशन विचार करें, और हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस पर निश्चित ही गौर करेगा।
और इसको सीरियस मसला न हो, इस प्रकार से आगे की कार्यवाही होगी। यानी 28 जुलाई को जब फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आएगी तो उसका सुझाव माने, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आज उसका सुझाव तो उनको अभी कल से मानना चाहिए भाई। जी 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 काम तो अभी हो रहा है जी। चुनाव, वो सुझाव 28 को मानने वाला है ही नहीं, वो तो कल से चालू होना चाहिए जी, यानी यदि वो आदर करते हैं तो, यानी इलेक्शन हाँ, कमीशन आदर करता है तो। हाँ, क्योंकि मैं आपसे जानबूझकर राजनीतिक सवालों का वो जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कुछ निश्चित वोटर्स लिस्ट पर ही आप डील करते हैं और आप राजनीतिक मसलों में नहीं जाते हैं, इसलिए मैं केवल उसी पर ही अपनी बात रखता हूं। और आपने बहुत अच्छे ढंग से आज की कार्यवाही के बारे में बताया। मेरे ख्याल से आपके पास से जो ये जानकारी आ रही है वो हमारे दर्शकों को अधिकृत रूप से ये जानकारी मिल रही है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। आशा करते हैं कि आज से ही उसका अमल हो जाए उस सुझाव का। और आप जिस प्रकार से, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ रहा था, कई अखबारों ने आपके इंटरव्यूज छापे हैं कि आधा बिहार वोटिंग से वंचित रहेगा। मैंने ये कहा है 50% तक वंचित हाँ, रह सकता है। हाँ, लेकिन हाँ। लोग उसको कह रहे हैं, मैंने कहा 50% रह सकता है। मैंने कहा भाई 20, 30, 40, 50 कितना भी हो सकता है, मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं जी। देखो वो नहीं, मैंने मगर इसलिए कहा, अगर आप एक मिनट मुझे दें, कि जी जो लोग बिहार से पलायन करके बाहर काम कर रहे हैं, जी वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कंप्यूटर भी देखना उनको नहीं आता है, और इसलिए मुझे ये शंका है कि जब ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल भी छपेगा वो उसको भी नहीं देख पाएंगे। जी और क्योंकि उसको नहीं देख पाएंगे, वो ये कह नहीं सकेंगे कि हमारा नाम जोड़ो, और फिर उनका नाम नहीं होगा और फाइनल में भी नहीं होगा, और वो चुनाव वाले दिन अपने गांव पहुंच जाएंगे वोट देने और उनको अपना वोट नहीं मिलेगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। ट्रू ट्रू। नहीं, मगर आपने जिस प्रकार से मसले उठाए हैं, मेरे ख्याल से एक लोक जन जागृति जिसको कहते हैं हम, वो इससे आगे के दिनों में लोगों में आएगी। और मेरे ख्याल से एडीआर इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और आपकी प्रतिनिधि यहाँ पर पंक्ति जोग गुजरात में भी काफी अच्छा काम कर रही है। हम इसके उसके लिए बहुत आभारी हैं, हम पंक्ति के बहुत आभारी हैं। जी जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को आपने मार्गदर्शन किया। नमस्कार। थैंक यू जी सर, थैंक यू जी।